अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम लोग जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज 9709 का पेपर 1-2, ए लेवल मैथमेटिक्स पेपर 1-2। और हम पेपर जो सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ February March 2023। और ये पेपर होगा 1 hour 50 minutes का। ठीक है जी। तो February March 2023 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ पेपर, हम उसको सॉल्व करते हैं। अ, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज? It says a line has equation y is equal to 3x minus 2k and the curve has equation y equals to x square minus kx plus 2 where k is constant. Show that the line and curve meet for all values of k. Now this one is a very important line. आपने ये शो करना है कि ये लाइन इस कर्व को मीट कर रही है। ठीक है भाई, लेकिन हम कैसे शो करेंगे ये बात? देखिए, कभी भी लाइन कर्व को मीट कर रही हो, टच कर रही हो, टेंजेंट बना रही हो या डज नॉट मीट कर रही हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो आ जानी चाहिए दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। और वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू होती है। अगर लाइन आपके पास आपके कर्व को मीट कर रही है एक पॉइंट पर, यानी टेंजेंट बना रही है, तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है। और 2 पॉइंट पे मीट कर रही है तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है। अब यहां पर ये बात मेंशन नहीं है कि लाइन जो है वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है, 2 पॉइंट पे मीट कर रही है। तो अगर मुझे ये शो करना है लाइन कर्व को मीट कर रही है, तो या तो मैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो प्रूफ कर दूं या ग्रेटर देन जीरो प्रूफ कर दूं, या फिर मैं दोनों एक साथ ही प्रूफ कर दूं, यानी मैं प्रूफ कर दूं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और इसमें आगे इसने एक लाइन लिखी हुई है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसी भी के की वैल्यू पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। तो ये इस बात का सबूत होगा, यानी इस बात का सबूत होगा, प्रूफ होगा कि लाइन कर्व को मीट कर रही है किसी भी एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे। ये अभी हमें आइडेंटिफाइड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप लाइन और कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 2k, ये लाइन की इक्वेशन है। आपने लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन में दोनों y को आपस में इक्वेट कर दिया। यू गॉट दी इक्वेशन लाइक दिस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 3x 2 प्लस 2k। एक्स स्क्वायर वाली टर्म साथ में, एक्स वाली टर्म साथ में और कॉन्स्टेंट टर्म साथ में कर दी, मैंने अरेंज कर दी। एक्स वाली जो टर्म्स हैं जिसमें एक्स की पावर 1 है, इसमें माइनस कॉमन निकाला और ये हो गया k प्लस 3। और साथ साथ में एक्स भी कॉमन निकाला है, लेकिन एक्स को मैं राइट हैंड साइड पे लेकर रहा हूं ताकि बेटा ये मुझे एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह एक फॉर्म में लगे। अब मैं आपके सामने बेटा मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहूंगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें बी की वैल्यू चाहिए विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अलॉन्ग विद साइन। ये पूरी वैल्यू अलॉन्ग विद साइन, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। यहां पर ए की वैल्यू 1 है और बी की सी की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 प्लस 2k है। ये हमारे पास सी की वैल्यू है। ठीक है जी। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट किस तरह निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा भी है फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा माइनस माइनस के प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2 प्लस 2k। ये मैंने रख दी। माइनस पर स्क्वायर हुआ, माइनस खत्म हो गया, के प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे लग दिया। 4 1 जा 4, ब्रैकेट में 2 प्लस 2k मैंने अभी एज इट इज कॉपी कर लिया। अब यहां पर आपके पास के प्लस सी का होल स्क्वायर, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9, 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8k, ये हमारे पास आ गया। के स्क्वायर 6k माइनस 8k इज माइनस 2k, 9 माइनस 1, 9 माइनस 8 इज 1। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास निकल कर आ गया। बट बेटा इस डिस्क्रिमिनेंट की जो सिचुएशन अभी है या जिस फॉर्म में अभी ये लिखा हुआ है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि इधर हम के की वैल्यू कुछ भी पुट करें तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, क्योंकि यहां पर बेटा एक वैल्यू है, एक टर्म है जिसमें नेगेटिव साइन है और यहां पर एक के पावर 1 में मौजूद है। तो यहां से बेटा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, यहां से एक ऐसी वैल्यू आने के चांसेस हैं जो पूरे डिस्क्रिमिनेंट को बेटा आपके पास, पूरे डिस्क्रिमिनेंट को बेटा हमारे पास नेगेटिव कर दे। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विच इज अ होल स्क्वायर फॉर्म। अब ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मुला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मुला। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मुले में।
यानी ये बन हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं आपके सामने डेड श्योर हूं, अब मैं आपके सामने बिल्कुल श्योर हूं कि आप k की वैल्यू कोई सी भी पुट कर दें, आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। क्योंकि आप k की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, -1 -2 -3 कुछ भी पुट कर लें, ब्रैकेट नेगेटिव में क्यों ना आ जाए, लेकिन पावर 2 की वजह से बेटा डिटरमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में हो जाएगा। तो सिंस d is greater than 0, therefore line meet the curve। आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कह लें, भी कह लेंगे, आप कह लेंगे बात, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, therefore line meet the curve, लाइन कर्व को मीट कर रही होगी। अब वो 1 पॉइंट पे कर रही है, 2 पॉइंट पे कर रही है, हमें नहीं पता। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो 1 पॉइंट पर, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो 2 पॉइंट्स पे कर रहा होगा, ये हमें अभी डिक्लेयर नहीं है। तो इस वजह से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया कि आप k की वैल्यू कोई सी भी पुट कर दें, आपके पास लाइन कर्व को मीट करेगी। डिस्क्रिमिनेंट कभी भी लेस देन 0 नहीं आएगा, और लेस देन 0 में क्यों नहीं लाना चाह रहा, उसकी वजह यह है कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो लाइन कर्व को मीट नहीं करती। अब यहां पर आप k की वैल्यू कोई सी भी पुट कर दो, हमेशा डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब लाइन कर्व को मीट करेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, यहां पर हमारे पास इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है, a function f is defined by fx equals to x square minus 2x plus 5 for x belong to real numbers. A sequence of transformation is applied in the following order to the graph y equal to fx to give the graph y equals to gx। कह रहा है आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की सीक्वेंस है जो उन्होंने नीचे दी हुई है, कि पहले आपने स्ट्रेचिंग करनी है, फिर आपने रिफ्लेक्शन करना है, फिर आपने स्ट्रेचिंग करनी है वापस से, और फिर जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास gx वाला फंक्शन कहलाएगा। मेरा ठीक है, मैंने भाई सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा हुआ है, सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है भाई आपके पास स्ट्रेचिंग करनी है, जो पहले पार्ट में उसने बोला हुआ है कि आप स्ट्रेचिंग करके दिखा दें। मेरा ठीक है, स्ट्रेचिंग कौन सी करनी है, उसने बोला भाई एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस करनी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस करनी है, और स्केल फैक्टर 1/2 है। देखिए याद रखें, कभी भी ऐसा हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेचिंग करनी हो और स्केल फैक्टर 1/2 हो, तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो अगर आपका स्केल फैक्टर ए है, लेट्स से ए है, या यूं कह लें आपका स्केल फैक्टर वन अपॉन ए है, तो आपका फंक्शन में एक्स की जगह रिप्लेस हो जाएगी ए एक्स से। ठीक है, यानी क्या बात कह रहा हूं मैं आपसे, आपके पास अभी देखें, आपके पास अभी खुद देखें स्केल फैक्टर क्या है, 1/2 है, स्ट्रेचिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब आपके पास जो फंक्शन है यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। एक्स को आपने रिप्लेस करा स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर 1/2 है ना, तो बेटा आप इसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस करेंगे, यानी एक्स रिप्लेस होगा 2x से, रिप्लेस होगा 2x से, ये मैंने रिप्लेस कर दिया 2x से, ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा वो आपसे कह रहा है रिफ्लेक्शन करें, रिफ्लेक्शन किस लिए कह रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो रिफ्लेक्शन किसकी है, इन द वाई एक्सिस। कभी भी वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन करनी होती है तो कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, उसको सॉरी कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो उसको उसका एक्स आप माइनस एक्स से रिप्लेस करा दें, बेटा वो रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस हो जाएगी, वो रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस हो जाएगी। यानी अभी आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ 2x, आपको सीक्वेंस में चलना है, आपने यहां पर 2x लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, आपने यहां पर बेटा x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन हो जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जाएगा बेटा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई कर दी। अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्ट्रेचिंग है, अगेन स्ट्रेचिंग आ गई, लेकिन ये जो स्ट्रेचिंग है ऊपर स्ट्रेचिंग थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी जो स्ट्रेचिंग है बेटा वो हमारे पास है पैरेलल टू वाई एक्सिस।
याद रखें कभी भी स्ट्रेचिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, स्ट्रेच फैक्टर बेटा हमारे पास 3 है, तो आपका फंक्शन जो भी है वो आपके पास स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी अगर आपका स्केल फैक्टर ए है तो डायरेक्टली उस स्केल फैक्टर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स से अगर आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ -2x 4x² + 4x + 5, मैंने ऊपर से ही नीचे इसको कॉपी करा हुआ है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, मेरा स्ट्रेच फैक्टर 3 है, मैं 3 से बेटा इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ये हो जाएगा 3 4 जा, पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 3 4 जा 12x², 3 4 जा 12x, 3 5 जा 15। अब जो ये आंसर आया विच इज द फाइनल आंसर, सारी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इस आंसर को बेटा मैं कहूंगा ये हमारे पास जी एक्स फंक्शन है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर बेटा ये हमसे क्या कह रहा है, a curve has equation y equals to 1/60 3x + 1 whole square and a point is moving along the curve. Let's say ये कर्व है, इस पर एक पॉइंट है, इस पर ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट इस कर्व पे मूव कर रहा है, इसकी एक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी, वाई भी चेंज हो रहा होगा, कर्व पे मूव कर रहा है। जब ये पॉइंट कर्व पे मूव कर रहा है तो देखो वो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट, कह रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करके दिखाओ। कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट, ऑन द कर्व at which x and y coordinate are increasing at the same rate. X and y are increasing, x and y coordinate are increasing at the same rate. ये जो रेट वाली बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैथ्स में कभी भी कोई चीज आप विद रिस्पेक्ट टू रेट कर रहे हो, एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट आप सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब है आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको सॉल्व कर रहे हो, आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको लीड कर रहे हो। सही ना, जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे x का रेट इंक्रीज हो रहा है, y का रेट इंक्रीज हो रहा है, x का रेट डिक्रीज हो रहा है, y का रेट डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो रेट डिक्रीज हो रहा है मैं कह रहा हूं इसका मतलब रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चीज चेंज हो रही है, कम हो रही है या बढ़ रही है। यहां पर वो चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रहा है, आपके पास dx/dt और dy/dt, dy/dt और dx/dt, इनका रेट सेम है। जिस वक्त इनका रेट सेम है उस वक्त x की वैल्यू बताओ, सेम रेट है, dy/dt और dx/dt सेम रेट है, उस वक्त हमारे पास बेटा इसका जो है ना वो x की वैल्यू बताओ जिस रेट पे हमारे पास दोनों सेम रेट पे इंक्रीज हो रहे हो। मेरा ठीक है। देखिए कभी भी एक नेक्स्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है तो हम लोग चेन रूल को कॉल करते हैं। हमारे पास यहां पर y सब्जेक्ट था, मैंने यहां पर चेन रूल को इस तरह कॉल करा कि dy/dt बराबर देगा dy/dx इंटू dx/dt के बराबर हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास x की वो वैल्यू निकल कर आए जहां पर dy/dt और dx/dt बराबर हो। तो ऐसा तभी हो सकता है कि dy/dt और dx/dt बराबर हो जब यहां पर dy/dx की वैल्यू 1 हो। अगर dy/dx की वैल्यू यहां पर 1 आ जाए तो यहां पर dy/dt और dx/dt बराबर हो जाएंगे। अगर यहां पर dy/dx की वैल्यू 1 हो जाए तो dy/dt और dx/dt 1 हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने करा क्या, मैंने बोला भाई ठीक है, ये मेरे पास एक हिंट है कि मेरे पास dy/dx को मुझे इक्वल टू 1 रखना है। मेरे पास dy/dx है क्या, मेरे पास dy/dx निकाल लेते हैं अभी, यहां पर हमारे पास साइड में निकाल लेते हैं कि y बराबर है 1/60 3x + 1 होल स्क्वायर। मैंने इसका डिफरेंशियल लिया, ये देखा dy/dx, पावर और कोफिशिएंट जब लेकर आया, पावर में एक सब्ट्रैक्ट करा दिया, फिर बेस का डेरिवेटिव 3 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। सिंप्लीफाई करने पर 2 1 जा 2 30 जा, ये हो जाएगा 1/30 3x
+1 into 3 और एट दी एंड जाएगा 1/10 3x + 1। ये आपके पास dy/dx निकल कर आ गया। आपने इस dy/dx को बेटा =1 रखना है। यही तो कंडीशन है जिसकी वजह से dy/dt और dx/dt बराबर होंगे। तो देखो मैंने 3x + 1 इंटू 1/10 को =1 रखा। अब यहां पर आपके पास बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, 3x + 1 बराबर हो गया 10 के, 3x बराबर हो गया 9 के, x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 3। तो x की वैल्यू 3 पर फाइंड x कोऑर्डिनेट बोला हुआ था, x की वैल्यू 3 पर बेटा हमारे पास dy/dt और dx/dt बराबर होंगे। ठीक है जी, हमने इसी हिंट का इस्तेमाल करा, dy/dx को 1 होना चाहिए तभी ये बराबर होंगे। हमने इस हिंट का यूज करा और इस हिंट की मदद से हम लोग ने x की वैल्यू निकाल ली। ओके जी, देखो बेटा आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द राउंड ट्रक of a large tree is found and found to be 5 point is measured and found to be 5.00 meter. After 1 year, the circumference is measured again and found to be 5.02 meter. Given that the circumference at yearly intervals form an arithmetic progression, find the circumference 20 years after the first measurement. देखो बेटा मसला ये है कि एक ट्रंक है ट्री का, उसको हमने मेजर करा तो 5 मीटर का था वो। अभी इनिशियली मेजर करा है 5 मीटर का, वो 5.00 मीटर का। एक साल बाद मेजर करा तो 5.02 हो गया आफ्टर 1 ईयर। गिवन दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ एट yearly intervals form an arithmetic progression, यानी जब जब मैं हर साल नोट कर रहा हूं तो जो लेंथ आ रही है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, यानी कॉमन डिफरेंस है थ्रू आउट। हर साल एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, हर दफा एक कॉमन एक खास मिकदार में वो एड अप होकर नए साल की बेटा सर्कमफेरेंस निकल कर आ रहा है। तो फाइंड द सर्कमफेरेंस 20 इयर्स आफ्टर द फर्स्ट मेजरमेंट। फर्स्ट मेजरमेंट के बाद 20 साल गुजरे तब ट्रंक की बेटा हमारे पास क्या मेजरमेंट आएगी, ट्रंक के सर्कमफेरेंस की क्या मेजरमेंट आएगी। तो देखो अगर मैं बोलूं एक साल बाद ट्रंक की क्या मेजरमेंट है तो आप बोलोगे सर आफ्टर फर्स्ट ईयर 5.02 मेजरमेंट है। लेकिन अगर सीक्वेंस की टर्म देखूं तो बेटा ये टर्म 2 है। तो अगर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई 20 साल बाद 20 इयर्स, ये तो फर्स्ट ईयर की बात थी ना, 20 साल बाद ट्रंक का सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो बेटा वो टर्म कौन सी होगी, वो टर्म बेटा हमारे पास 21 होगी, क्योंकि जो एयर है उससे एक ज्यादा टर्म नंबर है, टर्म नंबर उससे एक ज्यादा चल रही है। तो अगर आपको 20 साल बाद टर्म का सर्कमफेरेंस कितना होगा वो मालूम करना है तो बेटा आपको टर्म 21 मालूम करनी पड़ेगी। आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। a की वैल्यू बेटा यहां पर आ रही है 5.00, डी की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है यहां पर 5.02 माइनस 5.00 विच इज 0.02। n की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 21 नॉट 20, 21 आ रही है। So what you need to do is just apply the formula a plus n minus 1 d, 5 plus n minus 1 d, d की वैल्यू 0.02। ठीक है, अब आपके पास बेटा यहां पर कैलकुलेशन करें आप, ये देगा 5 प्लस 20 इंटू 0.02, क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका, एनीवन? इसका आंसर आ जाएगा 5.40, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
गिवन इंस्टेड द सर्कमफेरेंस एट एली इंटरवल्स फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब वही चीज है लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। फर्स्ट टर्म वही 5 है, फिर 5.02 बन रही है। आफ्टर 20 years वैल्यू मांग रहा है। तो अगर 1 साल गुजरा तो टर्म 2 है, 20 साल गुजरेंगे तो बेटा टर्म 21 हो जाएगी। तो हमें टर्म 20 निकालनी है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में बेटा हमारे पास फॉर्मुला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मुला होता है। आर इज द कॉमन रेशो। आर क्या होता है बेटा हमारे पास? कॉमन रेशो होता है। और ये निकलेगा कैसे कॉमन रेशो? आपके पास नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। देखो आर की वैल्यू 5.02 डिवाइड बाय 5 करा, और आपके पास जब 5.2 डिवाइड बाय 5.02 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर, कोई बड़ी कैलकुलेशन होती है तो मैं आपको स्क्रीन में कैलकुलेटर भी दिखा देता। आप भी कैलकुलेटर से खुद देख लें। 5.02 और डिवाइड बाय 5 करें, इक्वल टू दबाएं, यू विल गेट 25.250 और 1.004। तो आपके पास बेटा ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू यू गेट इट 1.004 हो गई, और पावर एन माइनस वन 21 - 1 आपने बेटा बस ये कैलकुलेटर में रखना है। ओके, तो आपने बस ये रखना है 5 स्क्रीन 1.004 ब्रैकेट, और ये पावर रखी आपने 21 - 1 20 हो गया। आंसर हो गया बेटा 5.415। थ्री स्क्रीन फिगर में आंसर दे रहा हूं 5.42। दिस इज योर आंसर। किसी बच्चे को यहां तक की बात में मसला, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा जी, अब यहां पर आपसे बोला है पॉइंट ए 7,12 बी lie and B lie on the circle with center -2 5. The line AB has the equation y equal to -2x plus 26. Find the coordinates of B. सेम आगे सवाल है आपके पास बेटा। यहां पर इस सर्कल है, इसका सेंटर है, इसका कोई भी रैंडम पॉइंट हमारे पास ये यहां पर बना लें। -2, 5 ये A पॉइंट है और B पॉइंट हमें नहीं पता कहां पर है। लेट्स से वो B पॉइंट यहां पर है, यहां पर बना लेता हूँ। वो B पॉइंट मुझे नहीं पता। कह रहे A से B की जो इक्वेशन बन रही है, ऑब्वियसली A से B जो बन रहा होगा वो एक कॉर्ड ही बन रहा होगा। इस B की, A से B की जो इक्वेशन है ना वही है रही। ठीक है जी, ये A से B की इक्वेशन है। कह रहा B की वैल्यू मालूम करके बता दें। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको आइडिया हो कि B की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे? कोई ऐसा बच्चा बताना चाहे कि सर इसकी वैल्यू इस तरह मालूम कर सकते हैं? B हमारे पास क्या है? एंड पॉइंट है ऑफ द कॉर्ड का, अदर एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड है, जिसकी ए बी की लाइन की क्वेश्चन दे दी y इक्वल टू -2x + 6 दे दी, 26 दे दी। लेकिन बेटा और कुछ नहीं पता यहां पर, और कुछ भी नहीं पता मुझे यहां पर। देखो
अगर मैं आपसे कहूं बेटा सर्कल का रेडियस मालूम करो, आप क्या बोलोगे? सर्कल का रेडियस किससे मालूम करेंगे? सर आपके पास ए पॉइंट है -2,5, सॉरी मैंने ए पॉइंट गलत लिख दिया है। ए पॉइंट बेटा हमारे पास 7,12 कर देखिए, वरना पूरी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। ए पॉइंट है 7,12 और बेटा सेंटर आपके पास है -2,5। अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस ले लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये जगह -9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा 5 माइनस 12 -7 -10 का स्क्वायर 49। 81 प्लस 49 इज व्हाट? एनीवन? 81 प्लस 49 130। 130। 130 का स्क्वायर रूट ऐसे रहने दो, अभी कुछ भी ना छेड़ो। ये आपके पास रेडियस आ गया। आई होप इस रेडियस में किसी को मसला नहीं होगा, ये रूट के अंदर है। अच्छा सर अब आप सर्कल की इक्वेशन निकाल लें। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस ए का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इधर a और b सर्कल का सेंटर है विच इज इक्वल टू -2,5 और रेडियस बेटा आपने ऊपर अंडर 132 130 निकाला हुआ है। तो अगर आप सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं x माइनस माइनस प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 130 का होल स्क्वायर। अब यहां पर बेटा आपके पास इक्वेशन कुछ ये बन गई, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130। अब अगर आप गौर से देखो तो ये लाइन और ये सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं b और a पर। अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए लाइन और सर्कल का, तो मेरा इस लाइन की इक्वेशन को और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। तो बेटा मैंने लाइन की इक्वेशन y -2x प्लस 26 थी, मैंने सर्कल में पुट कर दी। अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं करा, बस सर्कल में अभी यहां पर पुट कर दी। देखो y की जगह -2x प्लस 26 और ये -5 होल स्क्वायर एज इज रहा इज इक्वल टू 30 आ गया। अगर इक्वल टू 130 आ गया है, अगर बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई करूं मजीद, तो ये जगह x प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये जगह -2x प्लस 21 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 130। अब आपने ब्रैकेट ओपन करना है बस, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये जगह 4x स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 84, ये जगह -84x प्लस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 हो गया, -130 लेफ्ट हैंड साइड पर आकर -130 हो गया प्लस 130। सिंप्लीफाई कराया इट बिकम्स 5x स्क्वायर, 4x माइनस 84 हो जाएगा -80x। और बेटा यहां पर 4 प्लस 441 माइनस 130, बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 315। अब यहां पर बस बेटा आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और x की वैल्यू निकालनी है, मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए दिखानी है। सही ना? आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं दिखानी। आप पहले ये कर सकते हो कि आपने 5 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर -16x प्लस 63 इक्वल टू 0। 5 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये जगह एक्स स्क्वायर -16x प्लस 63 इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। कोई बताएगा इसकी मिडिल टर्म किसमें ब्रेक होगी? -9x -6x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आया, x -9 -7 कॉमन आया, x -9 इज इक्वल टू 0। आपके पास दो ब्रैकेट्स आ गए, आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं 9 एंड -7। देखिए बेटा -7 तो ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, मैंने -7 नहीं किया, -7 का ठीक कर देता हूं मैं, ये -7 है, 9 और 7 आ रही है।
अब 7 तो उसने ऑलरेडी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ ऑलरेडी, ए पॉइंट तो था हमारे पास, हमें तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बी का बेटा एक्स कोऑर्डिनेट तो आपके पास आ गया 9। अब y निकालना है, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -2x प्लस 26। आपने बस यहां पर x की जगह वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 9। और बेटा 2 9 से 18, 26 माइनस 18 बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 8। तो बेटा y की वैल्यू 9,8 आ गई। ये हमारे पास b का x और y कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया। क्या किसी बच्चे को यहां तक की बात में कोई मसला, कोई परेशानी? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन से सवाल है। बाइनोमियल एक्सपेंशन से बेटा क्या सवाल दिया हुआ उसने? बेटा वो मैंने गलती से लिख दिया था यहाँ पर, -7 कॉमन लिया था तो -7 था ये, ठीक है ना हमसा? तो ये x-7 x-9 ब्रैकेट्स बन रहे थे, मेरा x+7 गलती से लिख दिया था मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये रहा है इन दी एक्सपेंशन x अपॉन a प्लस a अपॉन एक्स स्क्वायर की होल ब्रैकेट पावर 7। कह रहे हैं ये बाइनोमियल मैंने आपको दे दिया है। कह रहे हैं इसका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 को अगर डिवाइड कराएं तो बराबर है 3 के। मेरा ठीक है, ये कंडीशन आपने दी हुई है। अब मैंने बोला फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट a, कह रहा है कांस्टेंट a की पॉसिबल वैल्यू निकाल कर बता दें। तो मैंने ठीक है। अब मैंने कहा क्या, मैंने बोला हमारे पास बाइनोमियल में टर्म फॉर्मूला होता है, टर्म फॉर्मूला बाइनोमियल में एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर, ये टर्म फॉर्मूला होता है बाइनोमियल में, इसे कहते हैं टर्म फॉर्मूला। ये आपके पास गिवन भी होगा। अगर मैं टर्म निकालना चाहता हूं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 हो, तो बेटा टर्म फॉर्मूले के हिसाब से टर्म की तीन चीजें मुझे पता है, n विच इज द होल ब्रैकेट पावर 7, a विच इज द फर्स्ट टर्म अलोंग विद साइन, b विद द सेकंड टर्म विद अलोंग विद साइन a अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें r नहीं पता, हमें नहीं पता तो r नहीं पता बस। मेरा ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप वही फॉर्मूला तो अप्लाई करें, मैंने n की जगह 7 लिख दिया, r की जगह बेटा r ही ने दिया, a की जगह बेटा x अपॉन a की पावर n माइनस आर है, तो बेटा n की वैल्यू 7, r की वैल्यू छोड़ दी, फिर b की पावर r है, a अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r रख दी मैंने यहाँ पर। अगर आप गौर से देखो तो यहां पर बेटा x दोनों टर्म्स में है, a में भी है और b में भी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने इस बाइनोमियल फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना है। आपने हर पावर को सेपरेटली लिख देना है, x की पावर 7 माइनस आर, a की पावर 7 माइनस आर, a की पावर r, x की पावर 2 की पावर r, तो x की पावर 2r हो जाएगा। ये पहले आपने सेपरेट कर लेना है इन्हें, फिर तमाम x वाली टर्म को साथ में करना है, कंबाइन करना है। ऑल्दो यहाँ पर a भी मौजूद है तो a को भी साथ में कर लेते हैं। ये जगह बेटा a की पावर r, नीचे से जो पावर है बेटा ऊपर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इट बिकम्स r माइनस 7 माइनस आर। फिर लिखा हुआ है x, न्यूमरेटर का x मैंने एज इट इज रहने दिया, और डिनोमिनेटर से जो पावर थी 2r बेटा न्यूमरेटर में आकर सब्ट्रैक्ट हो गई। मैंने सारी पावर्स को ऊपर लाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिकॉज आई नो जब भी बेसिस सेम हो तो बेटा आप कॉमन बेस लिखकर पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर y को ऊपर लेकर जा रहे हो तो माइनस वाई, अगर x को नीचे लेकर आ रहे हो तो माइनस एक्स कर दोगे नीचे लाकर। लेकिन अभी क्योंकि मैं टर्म्स नीचे से ऊपर लेकर जा रहा हूं, a की पावर 7 माइनस आर है तो पावर को ऊपर लेकर जा रहा हूं तो r माइनस 7 माइनस आर कर रहा हूं। x की पावर 2 आर है तो बेटा 2r को ऊपर लेकर माइनस कर रहा हूं, 7 माइनस आर माइनस 2r। ये हो जाएगा बेटा 7cr, a की पावर r माइनस 7 प्लस r, x की पावर 7 माइनस 3r हो गया ये हमारे पास। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेता हूं, a की पावर 2r माइनस 7 और x की पावर 7 माइनस 3r हो जाएगा। ये बेटा मेरे पास एक जनरलाइज फॉर्म में
हमारे पास टर्म निकल कर आ गई जनरलाइज फॉर्म में, लेकिन सर कौन सी टर्म निकल कर आई? बेटा मुझे भी नहीं पता कौन सी टर्म निकल कर आई, क्योंकि मुझे अभी आर की वैल्यू ही नहीं पता, मुझे आर की वैल्यू ही नहीं पता कि आर की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो देखो अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 चाहिए, तो यहां पर एक्स की पावर 4 चाहिए ना, आपके पास एक ही एक्स है, आपको एक्स की पावर 4 चाहिए, तो मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं वैल्यू ऑफ आर के लिए काम कर रहा हूं मैं। अब क्या काम कर रहा हूं? मुझे एक्स की पावर 7 माइनस 3 आर की जगह एक्स की पावर 4 चाहिए, क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 चाहिए। तो एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट कब आएगा ना, जब यहां पर एक्स की पावर 4 लिखा हुआ हो। तो अगर यहां पर एक्स की पावर 4 चाहिए, तो बेटा एक्स की पावर 7 माइनस 3 आर को मैंने कंपेयर करा एक्स की पावर 4 से, बेसिस सेम है, पावर्स इक्वेट करी मैंने, 7 माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 3 आर, आर की बेटा यहां से आ रही है 1। फिर अगर मुझे एक्स की पावर 1 चाहिए, तो बेटा एक्स की पावर 7 माइनस 3 आर को एक्स की पावर 1 से इक्वेट करेंगे। देखो जो चीज चाहिए होती है उसी से इक्वेट कर लो। आपको जो चीज बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर से अपने आप को इक्वेट कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा आप कितने बड़े डॉक्टर हो, या आप बन चुके डॉक्टर नहीं बन चुके। तो देखो जो चीज चाहिए उससे इक्वेट करना होता है। सॉरी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो इंजीनियर कहते हैं। तो 7 माइनस 3 आर इज इक्वल टू 1 हो गया, यहां पर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आर हो गया। आर की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 आ गई, यानी इस इक्वेशन में अब आप आर की जगह पहले 1 पुट करोगे, तो ये बन जाएगा 7c1 ए की पावर 2 1 2 माइनस 7 माइनस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 आर के लिए 1 पुट करेंगे, 3 1 3 एक्स की पावर 4 हो गया। ये हमारे पास एक्स की पावर 4 वाली टर्म आ गई, इसका कोफिशिएंट है ये, इसका कोफिशिएंट। अब मैं आर की जगह 2 पुट कर रहा हूं, आर की जगह 2 पुट करूंगा, बेटा ये हो जाएगा 7c2 2 टू द 4 4 माइनस 7 माइनस 3 3 टू द 6 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। अब बेटा ये जो एक्सप्रेशन आ गई है, ये जो टर्म आ गई है बेटा, ये एक्स की पावर 1 वाली टर्म आ गई है। अब ये इनके कोफिशिएंट्स हैं जो मैंने कलर करे ग्रीन से, इनके कोफिशिएंट डिवाइड करवाएं तो इनके अगर मैं कोफिशिएंट डिवाइड कराऊं तो वो इक्वल टू 3 के बराबर है। कोफिशिएंट डिवाइड कराऊं तो मैंने करा क्या बेटा, मैंने बोला भाई एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 7c1 अपॉन ए की पावर 5, इसको अगर मैं ए की पावर 5 को बेटा मतलब फ्रैक्शन में करके लिख रहा हूं, 7c1 अपॉन ए की पावर 5 और एक्स की पावर 4 न्यूमरेटर में रह गया, यहां पर 7c2 अपॉन ए की पावर 3 जगह एक्स की पावर 1। ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूं बेटा ये इनके कोफिशिएंट है। तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 7c1 डिवाइड बाय ए की पावर 5, 7c2 डिवाइड बाय ए की पावर 3, इनको डिवाइड कराते हैं ए की पावर 1, सॉरी ए की पावर 3 है, इनको इक्वेट कराएंगे 3 से जो सवाल में कंडीशन गिवन है। अब 7c1 कैलकुलेटर से आंसर निकालें, आप 7c1 का आंसर आ जाएगा बेटा 7, 7c2 का आंसर कैलकुलेटर से निकालें, आंसर आ जाएगा बेटा 21, कैलकुलेटर से निकाल लें। और कैलकुलेटर से कैसे निकालना है ये मैं बता देता हूं। ये आपने 7 प्रेस करो, शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन, फिर 1 दबाया, इक्वल टू दबाया, 7c1 आ गया। फिर देखिए 7 दबाया, शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन, सी आ गया, फिर 2 दबाया और फिर इक्वल टू का बटन दबाया, 7c2 21 आ गया। अब यहां पर बेटा दोनों डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ए क्यूब और यहां पर ए स्क्वायर बच जाएगा, तो ये हो गया 7 अपॉन ए स्क्वायर, नीचे सिर्फ 21 बचा, इक्वल्स टू 3 हो गया ये।
अब बेटा ये हो गया 7/21 इज इक्वल टू 3। ये a² 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1 जा 7 3 जा 21। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये a² हो गया, यानी a² की वैल्यू 1/9 आ गई। और बेटा a की वैल्यू हमारे पास ±1/3 आ गई। ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। बताओ यहां तक की बात में किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी? नहीं है तो बेटा बस पार्टिसिपेंट पे वहां पर थम्स अप कर ले, मुझे पता चल जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा जी, ये सवाल, इस सवाल के लिए आप कैलकुलेटर जरूर निकाल लें। यहां पर बेटा आपके पास लिखा हुआ है बाय फर्स्ट ऑप्टिंग या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos थीटा सॉल्व द इक्वेशन। पहले कह रहा है इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें और फिर सॉल्व करें। मैंने ठीक है, मैंने tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर है 1 के। tan थीटा की वैल्यू है साइन थीटा ओवर cos थीटा। साइन थीटा एज इट्स रहा, इक्वल टू 1। साइन थीटा मतलब है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 हो गया। हमें cos थीटा में कन्वर्ट करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ भी होगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मैंने वो फॉर्मूला पुट कर दिया, ये हो गया इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज माइनस जाकर लेफ्ट हैंड साइड पे -1 हो गया। अब इसके आप गौर से देखो तो ये आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो और मिडिल टर्म ब्रेकिंग से कर सकते हो, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेकिंग इसमें होगी नहीं। इस वजह से बेटा मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बेटा हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस √b²-4ac। जिस तरह हमारे पास x की वैल्यू आती थी, यहां से बेटा cos थीटा की वैल्यू आएगी। सर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ cos स्क्वायर थीटा, कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू बेटा -1 आ गई। आपने बस ये सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है। cos थीटा बराबर हो गया -1, b की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने, b² 1, a की वैल्यू बेटा हमारे पास 1, c की वैल्यू -1 आ गई, अपॉन 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो cos थीटा बेटा मेरे पास बराबर हो गया -1 प्लस माइनस √5/2। ठीक है जी। अब हमारे पास बेटा ये दो क्वेश्चन बन गए हमारे पास। सर कैसे दो क्वेश्चन बन गए? cos थीटा बराबर है -1 प्लस √5/2, और cos थीटा बेटा हमारे पास बराबर है -1 माइनस √5/2। अगर आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो 4 सीन फिगर में, तो आपके लिए जानना आसान हो जाएगा कि दोनों में से कौन सी पॉजिटिव वैल्यू है और कौन सी नेगेटिव वैल्यू है। जैसे मैं कैलकुलेटर में अभी पुट कर देता हूं -1 प्लस √5/2। तो डेसिमल में बेटा आंसर आ रहा है 0.6180। और बेटा अगर मैं यही चीज -1 माइनस, तो इसको बेटा अगर मैं डेसिमल में देखता हूं तो ये हो जाता है -1.618 हो जाएगा ये। ठीक है जी। देखो आपके पास थीटा की रेंज क्या है? 0 से लेकर 360, ये थीटा की रेंज है। यहां पर भी एंगल थीटा लिखा हुआ है। अच्छा जी,
आपका पहला स्टेप होता है क्वाड्रेंट सिलेक्शन करना। आपकी रेंज है 0 से लेकर 360 तक। तो आपका पहला स्टेप है बेटा कि विद इन 360 बताओ। और क्योंकि ये बात भी जरा नोट डाउन करा लूं, इधर थीटा 0 से लेकर 360 है, तो बेटा आपको एंटी क्लॉकवाइज वर्किंग करनी है। क्या करनी है? एंटी क्लॉकवाइज वर्किंग करनी है। अब विद इन 360 बेटा cos थीटा पॉजिटिव कहां होता है? सर ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और cos थीटा नेगेटिव कहां होता है? सर ये होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा जी, इसके लिए बेटा सबसे पहले मैं अल्फा निकालूंगा, cos इनवर्स 0.6180, ये मैं अल्फा निकालूंगा। तो आप सबसे पहले कैलकुलेटर में जाएंगे, कैलकुलेटर में जाकर cos इनवर्स 0.6180 लिखेंगे, यू विल गेट द आंसर 0. कैलकुलेटर को डिग्री मोड में रखिएगा। क्योंकि आपके पास रेंज डिग्री में दी हुई है। 51.82 दिया हुआ है, ये आ रही है आपके पास अल्फा। अब बस सिंपल सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर होता है अल्फा के, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर होता है 360 माइनस अल्फा के। तो यहां पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लूं मैं इसको, ताकि काम करना थोड़ा आसान हो जाए। ऐसा छोड़ें, एक पेज में ऐड कर ले, जरूरत नहीं होती। तो यहां पर देखो बेटा, आपके पास थीटा बराबर है अल्फा के, थीटा बराबर है 360 माइनस अल्फा के। तो अल्फा की वैल्यू तो बेटा आपके पास आ रही है 51.82, और 360 माइनस अल्फा कितना आ जाएगा? 308.17। याद रखिए जितने भी एंगल डिग्रीज में होंगे उसको राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस से, 51.8 आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 308.2। फिर इस वाली जगह पर बेटा सेकंड वाले में आप अल्फा निकालोगे, cos इनवर्स 1.618 लिखोगे। तो भाई cos इनवर्स 1.618, cos की वैल्यू तो बेटा 1 से ज्यादा बड़ी होती नहीं है, या -1 से नीचे होती नहीं है। तो इसका मतलब अगर बेटा यहां से मैं सॉल्विंग करूंगा तो यहां से हमारा आंसर नॉट पॉसिबल होगा। इधर जाकर बेटा आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, और आपके सिर्फ यही दो आंसर निकलकर आ जाएंगे, जो कि यहां पर बेटा मैंने लिख दिए। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं की बात में? किसी बच्चे को मसला? आगे बढ़ते हैं। कह रहे शो दैट tan थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन tan थीटा बराबर है tan थीटा इंटू sin थीटा के। मैंने क्या करा, मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं, यहां पर tan थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं sin थीटा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करा है, मैं लिख दूं ये बात कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करा है, यानी tan थीटा अपॉन sin थीटा, और sin थीटा अपॉन tan थीटा। इस tan थीटा को बेटा मैंने लिख दिया sin ओवर cos डिवाइड बाय sin थीटा। इस sin थीटा को एज इट इज मैंने दिया, और इधर वाले tan थीटा को बेटा मैंने लिख दिया sin ओवर cos। आपको राइट हैंड साइड लानी है जहां पर tan थीटा और sin थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा सर, अगर आप गौर से देखो बेटा, ये sin थीटा और sin थीटा कैंसिल हो जाता है। कैसे? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये डिवाइड बाय sin थीटा है ना, यानी ये डिवाइड बाय sin थीटा अपॉन 1 है, तो मल्टीप्लाई में आकर 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा। ये लिखा हुआ है sin थीटा, डिवाइड में लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन cos थीटा, मल्टीप्लाई में आएगा तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, और sin थीटा से sin थीटा कैंसिल। अब सर आपने तो पूरे क्वेश्चन को cos में कन्वर्ट कर दिया, 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा। अब सर देखो इसमें एलसीएम ले रहे हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा एलसीएम आ गया, इसलिए बेटा वो cos स्क्वायर बन गया।
मैं राइटिंग थोड़ी सही कर देता हूं। आपको याद है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सर अभी थोड़ी देर पहले बताया था साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है अपॉन कॉस थीटा। सर ये अगर साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा में ब्रेक कर दूं कोई मसला तो नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यूं करके लिख दूं मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ये कॉस थीटा किसी एक के नीचे भी आ सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं है। अगर ऐड होता तो दोनों के नीचे होता। फिर अब देखो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। बेटा ये आपके पास टेन थीटा इंटू साइन थीटा, इसका सॉल्यूशन निकल कर आ गया। देखो राइट हैंड साइड निकल कर आ गया आपके पास। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखो कह रहा है ये आपके पास शेप दी हुई है, डायग्राम शोज अ ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज अ राइट एंगल। The length of AB is 8 centimeter and the length of BC is 4 centimeter. The point D on AB is such that AD is 5 centimeter and the sector DAC is a part of the circle with center D. अब आपके पास कह रहा है शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर में बेटा ये जगह शामिल है और ये आर्क लेंथ शामिल है, सही है ना, ये आर्क लेंथ भी शामिल है और ये शामिल है। ये जो मैंने ब्लू से लाइन बनाई है बेटा आप देखो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहां पर। तो AC की लेंथ तो डायरेक्टली आ गई पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 प्लस 3 8 और 4 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर कितना हो गया 64, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 80 AC स्क्वायर की वैल्यू। और AC की वैल्यू बेटा हमारे पास अंडररूट 80 आ गई। आई होप यहां तक की बात में किसी को मसला नहीं होगा। मुझे एंड में डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसलिए इसको ऐसे रहने दे रहा हूं। अब मुझे ये आर्क लेंथ निकालनी है AC की आर्क लेंथ। तो देखो D हमारे पास बेटा यहां पर सेक्टर DAC इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर D, सेंटर D है इसका। तो बेटा DC की वैल्यू भी 5 है और AD की वैल्यू भी 5 है, इस रेडियस है हमारे पास। तो आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू आर थीटा। आपके पास बेटा ये आर्क लेंथ निकल कर आ जाएगी। रेडियस कितना है हमारे पास सर 5, लेकिन क्या आपको थीटा पता है ये वाला? सर ये थीटा तो हमें पता ही नहीं है। तो बेटा एक काम करते हैं हम लोग, आपके सामने एंगल BDC निकाल लेते हैं, ये BDC एंगल निकाल लेते हैं। सर ये एंगल BDC कैसे निकालेंगे आप? ये देखो आपके पास देखो ट्राइंगल कंसीडर करो, CBD ट्राइंगल कंसीडर करो। यहां पर आपको सारी लेंथ पता है, आप कोई सी भी यूज कर सकते हो। 10 एंगल CDB अपोजिट ओवर एडजेसेंट। एंगल CDB अपोजिट की वैल्यू 4 है, ये अपोजिट है ये एडजेसेंट है। तो एंगल CDB 10 इनवर्स 4/3 आ गया। एंगल CDB कैलकुलेटर में जाएंगे 10 इनवर्स 4/3, लेकिन कैलकुलेटर को इस बार रेडियन मोड में रखेंगे क्योंकि जब भी सर्कुलर मेजरमेंट में सवाल करेंगे बेटा आप अपने कैलकुलेटर रेडियन मोड में रखेंगे। आपके पास यहां पर भी जो थीटा रखा जाएगा वो रेडियन मोड में रखा जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला रेडियन फॉर्म में है हमारे पास। तो आपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट करें, आंसर आ रहा है 0.9272। 4 सेमी में लिखें। और ये वाला एंगल जो एंगल ADC है, एंगल ADC, सॉरी बेटा ये तो रेडियंस में आंसर आया ना। हाँ रेडियंस में लिखना है आपने आंसर, कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट करना है, मैंने यही बोला ना आपको। ओके पाई में से 0.9272 कैंसिल कर दें
तो बेटा ये वाला एंगल आएगा जिसको मैं एक्स कह रहा हूं, ये एंगल निकल कर आ जाएगा। और पाए में से करेंगे, 180 में से नहीं करेंगे। तो पाए में से जब ये माइनस करेंगे, आंसर आएगा बेटा 2.214। बस 5 को इससे मल्टीप्लाई कराना है आपने। ये बेटा आपके पास आर्क लेंथ निकल कर आ गई, दैट इज 11.07। अगर आपको पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, तो बेटा आर्क लेंथ प्लस अंडर 80, एसी की वैल्यू, आर लेंथ ऑफ एसी और एसी की लेंथ। तो आर लेंथ है 11.07 प्लस √80 प्लस √80 लिखा मैंने। आई गॉट द आंसर 20.01। 015 है, 20.01, तो ये जगह 20.03 सेकंड फिगर में आपने आंसर लिखना है। आपकी लेंथ सेंटीमीटर्स में थी, तो बेटा ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। 20.0 ही लिखना है आपने, यानी कि 20.20 लिख दिया। 3 सेकंड फिगर में का मतलब है 20.0 ही लिखना है आपको, जीरो भी 20 डेसिमल के बाद लिखना है। अब आते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये तो मशहूर जमाना बचपन से करते हुए आ रहे हैं, मतलब ओ लेवल मैथ से करते हुए आ रहे हैं कि आपको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करा दो, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, इन पोर्शंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्टर को बस फोकस करना है और ये एंगल हमें बस पता होना चाहिए। और ये एंगल सीडी में हम लोग निकाला हुआ है 0.9, सॉरी 2.214। ये एंगल हम लोग ने निकाला हुआ है, मैं तो लिख रहा हूँ 2.214। तो एरिया ऑफ शेड रीजन इज इक्वल्स टू सेक्टर एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया। सेक्टर एरिया का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ ए बी साइन थीटा वन, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। तो आपने करना क्या है? आर की जगह 5 रखना है, थीटा की जगह 2.214 लिखना है अपॉन 2, -1/2, ए की जगह 5, बी की जगह 5। ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसमें ये 5 है और ये भी 5 है, और इनके दरमियान एंगल क्या है? 2.214। ये आपका एंगल है। बस इस पूरे को कैलकुलेटर में रखना है और आंसर निकल कर आ जाएगा। 3 मार्क इसी चीज के हैं। मैं इस पूरे को कैलकुलेटर में पुट इन कर रहा हूं। कहीं गलत कर रहा हूं तो आप बताइएगा मुझे। ब्रैकेट 5 का स्क्वायर इंटू 2.214 डिवाइड बाय 2, आर स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, ब्रैकेट लगा देता हूं इधर मैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 0.5 मतलब हाफ
मतलब है साइन 2.214 17.679 आ रहा है। अप टू 3 सेंटीमीटर लिखा, 17.7 कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास बेटा एरिया निकल कर आ गया। सिर्फ सेक्टर का जो शेडेड पार्ट है ना, सिर्फ उसका एरिया निकल कर आया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय -3x² + 2। तो देखो बेटा यहां पर कह रहा है स्टेट द रेंज ऑफ f। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, इसका मतलब ये कॉन्केव डाउन बनेगा। अगर बेटा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखो ना, तो ये जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर + 2, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको कंपेयर करा जाए a इंटू एक्स माइनस एच का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस k, तो बेटा मेरे पास जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो आ रहा है 0,2, h के लिए 0, k के लिए 2। अब x की वैल्यू ये -1 से लेस देन कह रहा है, इसमें टर्निंग पॉइंट शामिल नहीं है मेरा, यानी मेरी ये मेरे पास ये कर्व बन रहा है। मेरे पास x की वैल्यू -1 से, ये कह रहा है अगर y की वैल्यू हो, y की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू -1 से लेस देन पुट करूं, -1 से लेस देन पुट करूं, तो y की वैल्यू क्या होगी। मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी यहां पर, मैंने x की जगह -1 पुट करा, y की वैल्यू -1 आ गई। अब यहां पर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1 है। अब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू डिक्रीज करता जाऊंगा, y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और कहां से डिक्रीज हो रही है, -1 से। तो बेटा मेरे पास की रेंज हो जाएगी y इज लेस देन इक्वल टू -1। जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है, x की वैल्यू -1 से लेस देन हो रही है, तो y की वैल्यू भी y से -1 से लेस देन हो रही है। तो ये बेटा मेरे पास आंसर निकल के जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू -1। y की वैल्यू x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, y की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है बेटा। x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, y की वैल्यू भी कम हो रही है। यहां पर y की वैल्यू -1 थी, यहां पर और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, इस तरह y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। कह रहा है f इनवर्स निकाल के दिखा दें, तो y बराबर है बेटा -3x² + 2। मैंने x की जगह y की जगह x लिखा, जिस तरह हम ओ लेवल मैथ्स में भी करते आ रहे थे। ये हो गया 3y² - x + 2, y² इसको 2 - x/3 कर दिया मैंने। x - x + 2 को 2 - x लिखा, y²/3 हो गया। मैंने स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया, +-2 - x/3 हो गया। अब आपके पास ये दो इनवर्स आ रहे हैं, ये दो इनवर्स आ रहे हैं, क्या ये दोनों मेरे आंसर हैं, तो जवाब नहीं, दोनों मेरे आंसर नहीं है। अगर आपने यहां पर छोड़ दिया तो आपको एक मार्क कटेगा। अगर मैं इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू -1 का निकाल रहा हूं, इस डोमेन का निकाल रहा हूं, ये दोनों पार्ट्स इसी डोमेन के लिए अंदर चल रहे हैं, तो अगर ये डोमेन आपके टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट साइड की है, तो बेटा आपका इनवर्स माइनस वाला कंसीडर किया जाएगा। अगर ये डोमेन x इज ग्रेटर देन 1 होती, या इवन के x इज ग्रेटर देन 0 होती, तो बेटा मैं पॉजिटिव वाला इनवर्स कंसीडर करता। अगर आपके पास आपकी डोमेन आपके टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली है, तो बेटा आप यहां पर जो इसका रेंज, इसका जो इनवर्स कंसीडर करोगे वो नेगेटिव वाला कंसीडर करोगे। अगर टर्निंग पॉइंट राइट हैंड साइड वाला होता, तो बेटा आप इनवर्स पॉजिटिव वाला कंसीडर करते। अगला सवाल क्या कह रहा है, द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय -x² - 1।
अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बेटा आपके पास एफ ऑफ एक्स है और ये आपके पास जी ऑफ एक्स है। कह रहा है कि इक्वेशन सॉल्व करो जहां पर एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो है। अच्छा भाई पहले सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। ये एफ एक्स है, इसमें आपने जी एक्स पुट कर देना है, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, एक्स की जगह माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन पुट करा, पावर टू एच रही प्लस टू एच रहा माइनस थ्री एच रहा। सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, बेसिकली ये जगह टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे ये माइनस सिक्स की पावर फोर, थ्री टू माइनस थ्री टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू, ये माइनस थ्री एक्स की पावर फोर हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एफ ऑफ जी एक्स बेटा आपके पास निकल कर आ गया। अब मैं बेटा जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहा हूं, ये रहा जी एक्स वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जहां जहां बेटा आपके पास एक्स की जगह आप एफ एक्स पुट कर देंगे, पावर टू एज इट इज रहेगी, माइनस वन एज इट इज, पीछे का माइनस भी एज इट इज रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा नाइन एक्स की पावर फोर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए की वैल्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, तो बेटा मैंने यहां पे लिख दिया प्लस सॉरी माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस वन यहां पर आ गया। अब यहां पर बेटा मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस टेन एक्स की पावर फोर प्लस ट्वेल्व एक्स की पावर टू प्लस सॉरी माइनस फोर माइनस वन, एंड इट विल इवेंचुअली बिकम नाइन एक्स की पावर फोर प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, और ये बेटा ये आपके पास जी ऑफ एफ एक्स निकल कर आ गया। भाई अगर ये जी ऑफ एफ एक्स आ गया तो बस जो उसने कंडीशन दी हुई है उसमें पुट इन कर लें, एफ ऑफ जी एक्स थ्री एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस जी ऑफ एफ एक्स माइनस नाइन एक्स की पावर फोर प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस एट इक्वल टू जीरो, तो यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, मैंने माइनस थ्री एक्स की पावर फोर लिखा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर लिखा माइनस वन प्लस नाइन एक्स की पावर फोर माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करें, नाइन माइनस थ्री सिक्स एक्स की पावर फोर, ये हो जाएगा माइनस एटीन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एट प्लस फाइव थर्टीन, थर्टीन माइनस वन ट्वेल्व, यहां से आप सिक्स कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। आपके पास डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी, कैसे? क्योंकि इसमें छोटी वेरिएबल पावर और बड़ी वेरिएबल की पावर में 1:2 का रेशो है, तो इसे कहते हैं डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं इसमें, जिस तरह आप क्वाड्रेटिक में करते थे। तो बेटा मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करी, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास इसकी मिडिल टर्म अगर हम ब्रेक करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। आपके पास दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक से बेटा एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, एक्स की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस रूट टू, और एक से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन आ रहा है, एक्स की वैल्यू बेटा प्लस माइनस वन आ रही है। These are your four answers of this equation. अच्छा, अब मैं ये आंसर लिख ही रहा था कि मैंने बोला यार एक काम गौर से देखो कि आपकी वैल्यू x से लेस देन माइनस वन है,
इसका मतलब x की प्लस माइनस रूट टू नहीं है, x की वैल्यू सिर्फ माइनस रूट टू हमारे आंसर में फोकस की जाएगी। तो हम बेटा यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें प्लस रूट टू हमारे डोमेन में नहीं है। फिर यहां पर भी बेटा x की वैल्यू माइनस वन आपका आंसर हो जाएगा, प्लस वन बेटा आपकी डोमेन में है ही नहीं, वो कह रहा है x की वैल्यू लेस देन माइनस वन है। तो आप वही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो लेस देन माइनस वन आ रही है, विच इज माइनस रूट टू एंड माइनस वन। तो बेटा ये दोनों आपके आंसर कंसिडर कर लिए जाएंगे। कह रहा है एट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10 में, एट द पॉइंट 4 minus 1 on the curve, the gradient of the curve is minus 3/2 and dy, it is given that dy by dx where k is constant, show that k is equal to minus 2। भाई dy by dx भी तो gradient of the curve होता है, और वो उन्होंने दिया भी अभी है माइनस 3/2। तो मैंने माइनस 3/2 को x की पावर माइनस 1/2 प्लस k से इक्वेट कर दिया। दोनों dy by dx हैं, दोनों gradient of the curve हैं। किस पॉइंट पर? 4 minus 1 पर। तो मैंने बोला x की जगह बेटा आप 4 पुट कर दे भाई, ये माइनस 3/2 एज इट इज रहा, 4 नीचे अगर 4 की पावर पॉजिटिव हो गई, फ्रैक्शन रेसिबल करते हैं, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, फ्रैक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होता। अब बस करना कुछ भी नहीं है, यहां पर हो गया बेटा 1/2 4 का स्क्वायर रूट माइनस 3/2 माइनस 1/2, ये k की वैल्यू आ गई। तो k की वैल्यू बेटा हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद -2 निकलकर आ गई। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कह रहा है कर्व की इक्वेशन निकाल के बताते हैं। आप देखो अगर आपको कर्व इक्वेशन पता चल गई ना, सॉरी k की वैल्यू पता चल गई ना, तो देखो बेटा आपके पास dy by dx इज इक्वल टू x की पावर -1/2 और k की वैल्यू -2, ये dy by dx है। इसको आपने इंटीग्रेट करना है तो कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। इंटीग्रेट किस तरह करना है? x की पावर -1/2 प्लस 2, ये dx राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, इंटीग्रल का साइन डालना है। इंटीग्रल ऑफ dy कितना हो जाएगा? y, x की पावर -1/2 इंटीग्रल, ऐड 1 दी पावर डिवाइड बाय दी पावर, -2 का इंटीग्रल -2x हो जाएगा, और c एक ही दफा आएगा राइट हैंड साइड पे, प्लस c लिख देंगे हम लोग। ये हो जाएगा x की पावर 1/2 -1/2 प्लस 1 1/2, और नीचे भी -1/2 प्लस 1 1/2 हो जाएगा, -2x प्लस c हो गया। रेसिप्रोकल कर लें, 2√x -2x प्लस c हो गया। ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन आ गई। सर लेकिन इसमें c नहीं पता हमें, तो बेटा पॉइंट की मदद से निकाल लो। कर्व का एक पॉइंट है 4 -1, आप x की जगह 4 y की जगह -1 पुट कर दें। मैंने y की जगह -1 x की जगह 4 पुट कर दिया, ये हो गया 2 2 द 4, सिंप्लीफाई करें, ये हो गया -1 2 टू द 4 4 -8 प्लस c, 4 -8 -4 होता है, -4 लेफ्ट हैंड साइड पर आया, +4 हो गया। c की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 3। Once you got the value of c, you are going to put it over the equation, जहां पर c बस चाहिए था, c रखना था हमारे पास। तो बेटा आपके पास कर्व की इक्वेशन आ गई 2√x प्लस 2x प्लस 3। ये हमारे पास आंसर आ गई, कर्व की इक्वेशन निकल कर आ गई। तो कह रहा है फाइंड द स्टेशनरी कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। तो स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए बेटा dy by dx इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो सर dy by dx तो ऑलरेडी हमें पता है, x की पावर -12 -2, तो ऑलरेडी हमें पता है ना, dy by dx को इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। x की पावर -1/2 राइट हैंड साइड पे गया, +2 -2 +2 हो गया, ये पावर पॉजिटिव हो गई, डिनोमिनेटर में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 1/2 बराबर हो जाएगा x की पावर 1/2 के। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, ये जगह 1/4, x की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 आ गई। ये आपकी x की वैल्यू है। आपको पूरा पॉइंट निकालना है, तो भाई कर्व की क्वेश्चन में
क्योंकि उसने पूरा कोऑर्डिनेट बोला हुआ है ना, सिर्फ एक्स नहीं बोला हुआ, कोऑर्डिनेट बोला हुआ है, तो वाई भी निकालना होगा। तो आप एक्स की जगह 1/4 पुट कर दें। देखो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 हो गया, -1/2 +3, 3 + 1 4, 4 - 1/2 3.5, या आप लिख दो 3.5, चलो 1/4 3.5, ये आपके पास बेटा स्टेशनरी पॉइंट निकल कर आ गया। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट की नेचर निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। मेरे पास dy/dx आ रहा था x की पावर -1/2 -2, ये मैंने ऊपर से कॉपी करा है, ये रहा dy/dx। इसका एक और डेरिवेटिव लो, d²y/dx²। तो पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराया, पावर में एक सब्ट्रैक्ट करा दिया, कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव 0 हो गया, तो क्या -1/2 x की पावर -3/2। तो बेटा आपके पास डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -1/2 x की पावर 3/2। नीचे अगर पावर पॉजिटिव हो गई, अब बस आपने ये पॉइंट पुट करना है 1/4, 3.5 इसमें। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया तो पॉइंट मैक्सिमम होगा, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉइंट मिनिमम होगा। तो बेटा मैंने बस यहां पर x की जगह 1/4 पुट कर दिया, तो आप x की जगह 1/4 पुट करोगे ना, तो आंसर कैलकुलेटर से निकाल ले आप, ज्यादा टेंशन ना लें, वरना 1/4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 1/2, 1/2 का क्यूब हो गया 8, आंसर इसका -4 हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव बेटा आपके पास क्या आ रहा है, -4 आ जाएगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। तो बेटा पॉइंट की नेचर क्या है, पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है, ये इसकी नेचर है। पॉइंट क्या है, मैक्सिमम, इसको लिखने के मार्क्स हैं, क्योंकि आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है जी, कोई मसला है की बात में? किसी को मसला? नाउ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अभी इसको खत्म कर देते हैं, देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस पेपर का, और इसमें बहुत इजी है। इसमें आपसे ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। आपके सामने एक लाइन है ए बी, दिस इज द लाइन ए बी व्हिच यू हैव टू फाइंड आउट द, फॉर व्हिच यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन। तो देखो लाइन के लिए सबसे पहले ग्रेडियंट का होना जरूरी है। आपके पास ए पॉइंट है 5 2 और बी पॉइंट है बेटा हमारे पास 2, -1। आपने ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आपने ग्रेडियंट निकाला बेटा -1 -2 अपॉन किसी को भी x1 y1 x2 y2 कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है यहां पर। तो y2 - y1 -1 -2 अपॉन 2 - 5, ये -3 अपॉन -3 हो गया, ग्रेडियंट 1 आ गया आपके पास। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है y - y1 m x - x1। अब x1 y1 x2 y2 कोई से भी पॉइंट ले सकते हैं ए और बी में से, जरूरी नहीं कि आप ए और बी ए पॉइंट को लें, जरूरी नहीं है इस बात में। तो आप कोई से भी, मैंने y1 मैं ए पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं अभी यहाँ पर इक्वेशन निकालने के लिए। तो y1 मेरे पास 2 हो जाएगा, m की वैल्यू 1, x1 बेटा हमारे पास 5 हो जाएगा, एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट सिंप्लीफाइड x - 5, तो y इज इक्वल टू x - 3, हमारे पास लाइन की इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहां पर आपसे बोला है फाइंड अ वॉल्यूम रेवोल्यूशन। वॉल्यूम रेवोल्यूशन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई x² dy। किसी भी फंक्शन को विद इन द लिमिट्स, जो भी आप लिमिट्स आ रहे हैं उसके अंदर, उसको उसके x² के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे,
और पाई से मिला कर आ देंगे तो वो आपको वॉल्यूम निकाल के दे देगा। लेकिन याद रखें दो वॉल्यूम के दो फॉर्मूलाज हैं, एक वॉल्यूम का ये है फॉर्मूला, एक है वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और बी और ए लिमिट है। तो सर दोनों फॉर्मूलाज में फर्क क्या हो गया? फर्क ये है, ये वॉल्यूम रेवोल्यूशन अलोंग अबाउट वाई एक्सिस है। जब वाई एक्सिस से कोई चीज रोटेट हो रही होती है तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई है बेटा हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, और कोई चीज जब एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रही होती है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस डीएक्स के रिस्पेक्ट से बेटा हम इंटीग्रेट करते हैं। अब क्योंकि यहां पर वॉल्यूम रेवोल्यूशन 360 अबाउट वाई एक्सिस है, यहां पर वाई एक्सिस लिखा हुआ है, तो बेटा हम लोग डी वाई वाला विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करेंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो मैंने पहले यहां पर लिख लिया था। सही है, पहली बात। अब देखो, अब जो शेडेड रीजन है उसकी उसकी रोटेशन हो रही है, सिर्फ शेडेड रीजन की बात कर रहे हैं। व्हेन द रीजन बिटवीन दी find a volume of the revolution when the region between the curve and the line AB is rotated through 360 and the about the y-axis। तो जो शेडेड रीजन है बस उसकी रेवोल्यूशन हो रही है। तो मैंने बोला भाई अगर उसकी रेवोल्यूशन हो रही है तो हमें तो सिर्फ शेडेड रीजन चाहिए। तो अगर आप यहां पर गौर से देखो तो यहां पर बेटा y की वैल्यू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आप y इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको y की लिमिट सही होंगी। यहां पर y की वैल्यू 2 है, यहां पर बेटा y की वैल्यू -1 है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बेटा आप जब शेड रीजन को रोटेट करोगे तो लाइन अगर पूरी रोटेट हुई, अगर मैंने सिर्फ लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करा विद रिस्पेक्ट टू y, तो बेटा ये इस पूरे का वॉल्यूम रेवोल्यूशन कर देगा। अगर मैंने सिर्फ कर्व को इंटीग्रेट करा विद रिस्पेक्ट टू y, तो बेटा वो इस पूरे रीजन को रोटेट करके आंसर दे देगा। हमें तो चाहिए सिर्फ शेड रीजन। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि लाइन की रोटेशन में से कर्व के अंडर की रोटेशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास बेटा शेडेड रीजन की रोटेशन का यानी वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने लाइन माइनस कर्व को दिमाग में रखना है। अब लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 3। इसमें से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं निकालता हूं y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स, और अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देगी y प्लस 3 होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये लाइन के अंडर का एरिया आपको दे देगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। देखो मैं इसके वॉल्यूम निकाल रहा हूं अभी। अगर मैं वॉल्यूम का निकाल रहा हूं पाई लिमिट z, देखो मैं वही रख रहा हूं 2 और -1, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट -1 है, एक्स स्क्वायर dy, और यहां पर बेटा मैं वॉल्यूम की वैल्यू लिख रहा हूं पाई 2 -1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमारे पास y प्लस 3 होल स्क्वायर dy लिखा हुआ है। अब मैं बस इसको इंटीग्रेट करूंगा लाइन को। आए नीचे देख लेते हैं, कभी भी लीनियर फंक्शन हो यानी ब्रैकेट के अंदर y की पावर 1 ही है ना, तो आप डायरेक्टली ऐड ऑन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर डिवाइड बाय दी डिफरेंशियल ऑफ दी बेस कर सकते हैं 1 प्लस 0, और यहां पर हमारे पास c लग जाएगा। ये हमारे पास बेटा लिमिट लगा देंगे 2 -1, और फिर एट दी एंड जो भी आंसर आएगा उसको बेटा हम लोग पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली बात। अब सर यहां पर लिमिट अप्लाई करें, पहले अपर लिमिट अप्लाई करें, आपके पास y की जगह 2 अप्लाई करें, 2 + 3 5 का क्यूब अपॉन 3, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 अपॉन 3, और c से c वैसे ही कैंसिल हो जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में। तो आप y की जगह फिर -1 पुट करें, -1 + 3 2 का क्यूब 8 अपॉन 3, हमारे पास बेटा ये इसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस ऑफ द लाइन। 125 - 8 इज गोइंग टू बी 117 अपॉन 3। ये लाइन का वॉल्यूम निकलकर आ गया, लाइन का वॉल्यूम निकलकर आ गया। अब कर्व की बात करते हैं। कर्व की इक्वेशन क्या है? कर्व की इक्वेशन है, देखें x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। तो देखो बेटा मैंने कर्व की इक्वेशन पिक करी, कोई और कलर लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके। कर्व इक्वेशन है x इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 1। मैं फिर से चेक कर लेता हूं जी। अब मैं कर्व इक्वेशन में से
एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वॉल्यूम किस तरह निकल के आएगा, पाई, अपर लिमिट 2 थी, लोअर लिमिट -1 थी, आपने वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेट करा, सही है ना। यहां पर भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी थी, यानी आपके पास फॉर्मूला यही है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यही है। आपने पाई को एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करना है, जो भी आंसर है विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको पाई से मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहां पर बेटा मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर पुट कर दी, विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको इंटीग्रेट करूंगा। अब क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है ब्रैकेट के अंदर, इस वजह से बेटा मुझे पावर पहले खोलनी पड़ेगी, इसको ओपन अप करना पड़ेगा। ये बन जाएगा y की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1, और ये जगह 2 -1। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा मेरे पास आंसर आएगा y की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2y क्यूब अपॉन 3, और 1 का इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा प्लस c बेटा, और हमारे पास लिमिट आ जाएगी 2 - 1। एट द एंड जो भी आंसर आएगा उसको पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब मेरे पास वॉल्यूम क्या निकल कर आ रहा है, मैंने y की जगह 2 पुट करा, 2 की पावर 5 32, 32 अपॉन 5 हो गया। मैंने y की जगह 2 पुट करा, 2 का क्यूब 8, 8 अपॉन 3 हो गया। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, शॉर्ट काम हो जाएगा, 16 अपॉन 3 लिख देते हैं। फिर y की जगह बेटा मैं 2 पुट करा, c से c कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं c अभी यहां पर लिख नहीं रहा। फिर -1 की पावर 5 -1 होगा, 0.5 रहा ये। और फिर आपने यहां पर y क्यूब की जगह -1 पुट करा, -1 का क्यूब माइनस हुआ, -2/3 हमारे पास ये हो जाएगा ऑलरेडी। फिर ये -1 एरर हो जाएगा, पर एट दी एंड जो भी आंसर आएगा उसको हम पाई से लगा देंगे। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं काम ही कर लेता हूं, मैं कैलकुलेटर को यूज करता हूं ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए मेरा। और बस सारी चीजें मुझे टाइप करनी है, आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सारी चीजें बस मैं टाइप करूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। अच्छा जी, क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम बचे इस वजह से मैंने यहाँ पर सारी चीजें टाइप कर ली हैं, आपको मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर की स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो यहाँ पर देखें, मैंने वही सारी वैल्यूज जो वहां पर लिखी हुई थी मैंने यहाँ पर टाइप इन कर ली है कि 32/5 प्लस 16/3 प्लस 2 अपर लिमिट जब अप्लाई करी थी, फिर जब लोअर लिमिट अप्लाई करी थी, एंड यू विल गेट द आंसर। आपके पास आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 78/5। तो मैं अपने पास अभी यहाँ पर 78/5 को फिल अप कर लूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, ये मेरे पास 78/5 आ गया, आई बिलीव यही था। यानी आपके पास 78π/5 ये वॉल्यूम निकल कर आ गया आपके पास। लेकिन ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम कर्व का है। हमें क्या करना था, लाइन माइनस कर्व, हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे, लाइन माइनस कर्व करना है। लाइन का वॉल्यूम है 117π/3, तो लाइन माइनस कर्व करा 117π/3 -78π/3। आपको बस ये वैल्यूज कैलकुलेटर में रखनी है और कैलकुलेटर आपको खुद ब खुद आंसर निकाल के दे देगा, एंड विच इज इक्वल्स टू 117। अच्छा ये 3 नहीं है, ऊपर वाला 3 है और ये 78/5 है। जी हाँ ये 5 है, ठीक है जी। आपको कैलकुलेटर आंसर निकाल देगा 117/5 और आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी, आप उसको होल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या एज इट इज रहने दें, कोई मसला वाली बात नहीं है। 23 होल 2/5 पाई आ रहा है, यूनिट्स आगे लिख दें। ये आपके पास लास्ट वीक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई और सवाल आता हूँ जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।